बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, हमारी कोशिश तो होती है कि जब भी हम अपने शो का आगाज़ करें अच्छी अच्छी खबरों से करें, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब जहाँ हम फंसे हुए से महसूस करते हैं और कोई अच्छी एक खबर नहीं होती जो शेयर की जाए, इसलिए मजबूरन आपसे वो खबर शेयर करनी पड़ती है जिससे हम सभी असरअंदाज होते हैं। तो अब तो लगता है कि हर दिन ये बुरी खबर ही शुरू बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो वार जोन है वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। उसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें फ्लक्चुएशन मुसलसल जारी है। और अब जो फैसला किया गया है कि यौमिया बुनियादों पर जो है इन मसनूआत में तब्दीली होगी, तो उसकी वजह से जो असरात आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ओगरा आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है ओगरा की जानिब से, और कीमतों के यौमिया तयन का निज़ाम नाफिज होने के बाद दूसरे रोज़ पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे का इजाफा किया गया है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे पर पहुंच गई है। और इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। वैसे अली, जब कमी की गई थी तो पिछले दिन 35 पैसे की कमी की गई थी, और जो इजाफा जिस तरह से किया गया वो 4 रुपये 93 पैसे का किया गया, 5 रुपये। हाँ, हिसाब बराबर रखना चाहिए। वैसे जितना इजाफा किया जाता है, जितनी कमी करनी चाहिए उतनी की जानी चाहिए। अब जनाब, अगर करंट कीमत की बात करें, 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो चुकी है। 17 से 21 जुलाई 5 दिनों में मजमूई तौर पर पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 44 रुपये महंगा हो चुका है। और उधर हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी पर पेट्रोल पंप ऑनर्स का हड़ताल का ऐलान सामने आया है। आज रात 12 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला भी कर लिया गया है। पेट्रोल पंप आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और अब कल रात 12 बजे से गैर मुइन्ना मुद्दत तक, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, पूरे पाकिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सारी जगहों पे पेट्रोल पंप शट डाउन रहेंगे। और दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहम इजलास में 3 मुतालबात रख दिए गए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि इजलास में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के प्रॉफिट मार्जिन को 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये पर लाए। ऑयल कंपनियों का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को यौमिया तब्दील करने की बजाय हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील किया जाए। इस पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालबात पर 7 रोज़ की मोहलत मांग ली है। फ़िलहाल मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और उसके असरात हम सभी झेल रहे हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया ना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो इस कदर रुपयों में बढ़ती हैं, और जब कम होती है पैसों में होती है। तो जो जंग से पहले की सूरत हाल थी, हम देख रहे थे 260 270 पर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन जंग की सूरत हाल में बेहतरी आने के बावजूद जो है 300 से नीचे नहीं आया ये। तो वो तब भी 40 रुपये का मार्जिन मुसलसल बरकरार था, जो हमने देखा कि कभी फिलअप नहीं हो सका। एग्जैक्टली, लेकिन अली, पहले तो ये था कि अगर हफ्तावार भी रद्दोबदल हो रहा था कीमतों में, तब भी ज़रा आवाम के लिए काबिल बर्दाश्त। तब तो रोज़ मैंने वही कहा था ना कि एक मिनी हार्ट अटैक जो है वो हमें मिला करेगा रात को, कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं और ज़्यादातर उनमें इजाफा ही देखने में आएगा, ये भी हमें पता है। जो वजह इस सारी चीज़ के पीछे, उसका भी अब जिक्र कर लेते हैं कि मशरक़ वस्ता में आग और खून का खेल जारी है। बेसिकली अमेरिका और ईरान के दरमियान सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका की जानिब से ईरान की सिविल तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और गुज़िश्ता रोज़ लेबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी सेंट्री जो फ्यूजन्स हैं उन पर हमले का ऐलान किया और कहा है कि बहुत जल्द जौहरी हथियार तैयार करने वाले जो मुकाम है उस पर हमला करेंगे। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, मगर अब अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता। ईरान को तामीर नौ में 20 से 25 साल लगेंगे। यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल, खलीज में खालिया कशीदगी और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। उन्होंने इस इज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, 2 तरफ़ा सिक्योरिटी अमूर, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की है। ये तमाम तर सूरत हाल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे आप?
जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी, खैरियत। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि ईरानी रवैये में लचक पैदा की जा रही है और लचक जो है वो मुसलसल हमलों की वजह से हो रही है, इस पर यकीन रखते हैं आप? जी देखिए, पहले भी बात हुई थी कि ये जो तिकोन है लड़ाई की, इसके तीनों कॉर्नर ही अनस्टेबल हैं। एक तरफ ट्रम्प साहब हैं, अभी आपने बयान उनका जो सुनवाया है, उनके जो फरमुदात हैं। इसी तरह नेतन्याहू है जो वॉर मॉन्गर है, और किसी हद तक ईरान की गवर्नमेंट में या रजीम में आप कह लें कि IRGC जो है, तीनों बेसिकली दे कीप प्लेइंग आई वुड से अ गेम ऑफ चिकन्स, और इसमें वही है बेसिकली कि कितना मैक्सिमाइज किया जाए जो इम्पैक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी विंडो थी आई वुड से जो पहले खुली थी जब पाकिस्तान इंटरवेंशन की और पूरी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, ईरान वाज रियली ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, वो एक तो गुजर गई। तो उसके बाद हमने देखा कि सैयद अली खमना शहीद का जो उनकी आखिरी सुमात थी, उस पर बड़ी दुनिया ने आई थिंक पजीराई की, पाकिस्तान से एक हाई पावर डेलीगेशन भी गया, और लग रहा था कि चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। उसके बाद फिर शिप्स पे आपने देखा अटैक्स होते हैं, और मेनली आई वुड से कि इसमें ट्रिगर हैप्पी या शरारती एलिमेंट्स हैं तीनों रिजीम्स में, एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। अभी जो आई थिंक ये विंडो अभी खुली है, मेरे ख्याल ये शायद लास्ट एफर्ट है, और अगर ये भी गुजर जाती है देन वी आर लुकिंग एट डेवस्टेशन ऑफ प्रोपोर्शन जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी तो तेल पे बात हो रही है कि जो रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, यू मे फाइंड कि फिर ये इतनी शॉर्टेज होगी कि फिर लोग इधर बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसको आई थिंक एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी टारगेटिंग देखें यूएस की, वहां भी सेंटकॉम का जो है बड़ा अजीब सा मुझे पैटर्न नजर आ रहा है। जो बेल्ट है कोई 150 किलोमीटर की ऑल अलोंग, आई जस्ट टेक अ मिनट, जो गल्फ के साथ साथ ईरान का है, जिसमें 5 फ्रंटलाइन सूबे हैं, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा है, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसके अंदर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, मिलिट्री की इंस्टॉलेशन भी हैं, स्पेशली इनके ड्रोन के जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स हैं पहाड़ों में। तो वो एक बड़ी डिलिबरेट एफर्ट लग रही है कि उसको काटा जा रहा है रेस्ट हिंटरलैंड के साथ। तो इसका मतलब है कि इसको एक तो डिनाई की जाएगी कैपेबिलिटी, मिसाइल और ड्रोन्स की रेंज कम की जाएगी। अच्छा। और फिर किसी हद तक कोई और चीज हो सकती है। तो इस लिहाज से दैट्स व्हाई आई थिंक दोनों साइडें वे भी कर रही हैं। दूसरी साइड से ईरान जो है गल्फ स्टेट्स पे हमले कर रहे हैं, यूएस बेसिस पे, जिससे और हिजान पैदा हो रहा है। अभी हुतीज ने जो लेटेस्ट आई थिंक अनाउंसमेंट की, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो आपको पता है कि इवन पाकिस्तान का जो बचा कुचा तेल है वो रेड सी से आ रहा है, बाबुल मंदब से ही आता है। अगर सऊदी शिपिंग पे हमले शुरू होते हैं तो फिर इट विल नेचुरली ड्रॉ पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें फिर दो राय नहीं होगी। तो इसका मतलब है नाउ यू लुकिंग एट अ रीजनल वॉर, पाकिस्तान से लेके इजराइल तक सारा खित्ता जो है जंग की लपेट में होगा, और किसका फायदा होगा? दे विल पुल आउट, बाकी पावर जो है आपस में हम लोग लड़ पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आई थिंक ये दौरा बड़ा क्रिटिकल है जो अभी आए हुए थे ईरान के वज़ीर दाखिला, और इसको कैश इन करें। अभी भी गिव एंड टेक करके आई थिंक ईरान शुड फाइनली कम टू नेगोशिएटिंग टेबल, और ये जिदबाजी छोड़े और ट्रम्प को भी कन्विंस किया जा सकता है। इसराइल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कभी स्पेक्टेटर और कभी स्पॉइलर बनकर ये पूरे सिनेरियो में सामने आता रहा है, और अभी भी जैसे ही कुछ अमन की बात होती है या मामला टेबल टॉक की तरफ जाता है, इसी तरह का कुछ ना कुछ कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो दोनों साइड से बयानात सामने आ रहे हैं, खासतौर पर सदर ट्रम्प, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं, जो वो बात कहते हैं वो नहीं करते, और जो वो बयान देते हैं वो शायद उसके ऑपोजिट जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, लेकिन अब वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। तो क्या ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स थे कि ईरान को प्रेशराइज करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और जंग मुसल्लत करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए? क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा था जब ये जो इस्लामाबाद MOU है जिस पर दस्तखत हुए, उसके बाद कि ईरान का जो हाथ है वो अभी भी ऊपर था, तो उसको ख़त्म करने के लिए या फिर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई, ये बयानात दिए जा रहे हैं। जी ऑल ऑफ द अबव जो आपने बातें की हैं सारी चीजें आई थिंक इस पे लागू होती हैं, और ये देखिए वॉर टाइम में हमेशा होता है। द ओनली थिंग इज के जो स्टेट्समैन होते हैं मौका मिलता है, फिर आई थिंक एक स्टेज पे आपने जब डिसएंगेज होना है देन यू कैलकुलेट। देखिए इसमें अभी जो मसला आई थिंक बन गया था वो ईगोज का था, इट्स मोर ऑफ ईगो। फिर उसके अंदर आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिल गई जब ये 3 शिप्स पे अटैक किया है GC ने, फिर तो इनको खुली छूट मिल गई कि दे कैन स्टार्ट। फिर देखिए इसमें एक ब्रेक के में अंदर रिकूपरेशन होती है, वेपन सिस्टम्स की कमी बेशी पूरी की जाती है। लेकिन अगर डोमेस्टिकली देखें तो काफी प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर भी टू स्टॉप दिस वॉर। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी ये छोटी सी विंडो खुली है, अगर 10 दिन पे ये राजी होते हैं तो इसमें कुछ चांसेस है कि इसको जो है रेस्क्यू किया, अदरवाइज दिल बी ह्यूज डेवस्टेशन। और फिर देखें कि IRGC शुड आल्सो रियलाइज कि अगर वो एग्रेसिव पोस्टरिंग करते रहे तो किसकी गेम हो रही है अल्टीमेटली, देन दे विल ड्रैग पाकिस्तान इनटू वॉर, जो मुझे लग रहा है।
और फिर जो है बहुत गिला होगा जी कि यहाँ पे भी फिर आई थिंक शिज़म्स के ऊपर जो है बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करके आई थिंक अभी भी रेस्क्यू किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इरानियंस आर हियर, और पाकिस्तान कैन स्टिल प्ले अ मेजर रोल। अब हम देखें अभी तक सऊदी अरब की तरफ से अग्रेसिव रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि हुतीज को हम फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होता। आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर, और हुतीज को भी रोकना चाहिए, बिकॉज ये बाबुल मंदा वाला मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगर शूटिंग वॉर होती है तो समझ लें देन वी आर इनटू हेल। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो पूरे के पूरे खलीज को जो है वो धकेल देगा जंग के अंदर। तो अच्छा वगीरी साहब, इस वक्त जो आपने कहा कि पॉलिटिकल सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि जो उनके पास पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं वो उन पर भी डेंट आया है, तो उसकी वजह से भी एक जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कि आपको लगता है कि वो प्रेशर भी यहाँ पर जो ये छोटी सी विंडो खोली है जहाँ 10 दिन की पेशकश की जा रही है जंगबंदी की, उस पर अमल दरामद करने में ज़रा पेशरफ्त हो सकती है? ये देखिए, इस वॉर ने तो हर किचन को इम्पैक्ट किया ना। ईरान के अंदर भी आप देख लेंगे इतने अच्छे हालात नहीं है अवाम के। साल दर है, ऑलमोस्ट अभी तीसरा महीना खत्म होने को है, और सेम इज ट्रू फॉर यूएस। डिस्पाइट कि उनके अपने रिजर्व्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली काफी सारा तेल तो वो गल्फ से भी ड्रॉ करते हैं, या कम से कम जो प्राइसेस होती हैं ऑयल कंपनी तो फिर ये नहीं देखती कि जी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दे गोइंग टू रेज द प्राइसेस, तो रिस्क सरचार्ज लगेगा। और ये जो बाबुल मंदा वाला अगर होगा तो देन यू लुकिंग एट 500 रुपीज तक जा सकती है, मेरी अपनी असेसमेंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट लेट्स से पैनिक। और अमेरिका में भी जो अभी देखे ना, ब्रेंट क्रूड भी मतलब 91 पे चला गया है, और 78 79 से फिर ये जब शुरू हुई ये ताज़ा लड़ाई तो वहाँ से चलना शुरू हुआ है, तो ये इम्पैक्ट भी हो रहा है। बीच में फिर बड़ी कंपनियां पैसा भी बनाती हैं, आपने देखा है, नोबडी टेक्स अ लॉस। तो दैट्स व्हाई अमेरिकन पब्लिक के ऊपर प्रेशर रहेगा। ऑलरेडी आई थिंक ऑयल प्राइसेस वहाँ पे भी बढ़ी हैं, और द ग्लोबल जो सप्लाई चेन सारी कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से आई थिंक आपने देखा कमर्शियल एयरलाइंस की अभी फ्रांस ने अनाउंस किया, एयर फ्रांस ने आई थिंक वो फ्लाई नहीं करेंगे 28 पता नहीं अगस्त तक या 20 अगस्त तक, इस तरीके से। बाकी यूरोपियन बिकॉज गल्फ का जो कॉरिडोर है सबसे बड़ा ये एविएशन कॉरिडोर है, इसके अंदर दुनिया का बिजनेस फ्लो करता है। अभी भारत को जो बहुत ज्यादा परेशानी है, पाकिस्तान ने ऊपर से नॉक बंद किया हुआ है, नीचे से अभी शायद सऊदी एयर स्पेस भी बंद होती है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर अफ्रीका के ऊपर से जाएंगे। तो जैसे दीज आर दी काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो आ रहा है पूरी दुनिया पे। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज हाईली अनपॉपुलर। ये वॉर शुरू से अनपॉपुलर थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन है इसके अंदर मीडिएटर भी तो एक हद तक ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जब तक दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वॉर के, जो दोनों वो नहीं चाहेंगे जंगबंदी या फिर जंगबंदी मुआहदे पर आना या उसके ऊपर अमल पैरा होना, तो मीडिएटर्स भी तो एक लिमिट तक ही अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, कतर के साथ मिलकर कोशिशें कर रहा था, तो आपको लगता है कि आगे पाकिस्तान अभी भी बताया तो यही जा रहा है कि बैकडोर चैनल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हो रही हैं, और ख़ास तौर पर इतने क्रूशल टाइम में ये जो दौरा है सिकंदर मोमिनी का, इसके बाद की जो सिचुएशन है इसमें हेल्प मिलेगी और पाकिस्तान दोबारा से कामयाब हो जाएगा अपनी सफारतकारी में और दोनों को ले आएगा मुज़ाकरात की मेज़ पे? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने सही पॉइंट आउट किया। अभी मेडिएटर पे आई जस्ट टेक अ ऑयल के मेडिएटर में रफीज के शायद पूरा लेट्स से स्टेट इन्वॉल्व है, मेनली ये इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेन ऑफिस है, लेट्स से बड़ी पर्सनालिटीज इन लीडरशिप है। अभी आप खुद सोचें कि लेट्स से फिर मास्टर सईद आसिम मुनीर हैं, शहबाज शरीफ हैं, डार साहब की टीम है, क्या मतलब ईरान अमेरिका जंग के अलावा कोई काम नहीं पाकिस्तान को। यू आर फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम है, भारत की तरफ से चैलेंज अफगानिस्तान है, फिर फॉर्मल विजिट्स हैं, अभी टर्की से वो आए हैं, शहबाज शरीफ साहब चाइना गए थे, डार साहब जो है। सो इसका मतलब है कि इट कांट बी कि जो लीडरशिप है सारी चीजें फ्रीज करके और यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठ जाए कि जी बाकी जो तीन लेट्स से प्लेयर्स हैं, मतलब उनकी ईगो का मसला है। सो दैट्स व्हेयर आई एग्री कि पीपल विल गेट एक्चुअली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप कितना ही करेंगे, आपने टाइम देना है 20-20 घंटे आप जाके दिन में, तो यू कांट रिमेन फ्रेश। तो ये आई थिंक लीडरशिप पे बड़ा प्रेशर आता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ईरान शुड रियलाइज। तो फिर आप देखें सोशल मीडिया पे एक और डिबेट शुरू हो जाएगी अजीबोगरीब सी, और अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी लॉस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, स्पेशली मिडिल ईस्ट का। हमारा नुकसान होगा, ईरान का है, पूरे रीजन का है, एंड एवरीबॉडी इज वरीड। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये पूरी आवाम की आवाज है, रीजन की 50 इसको बंद किया जाए। और इस वक्त की जो ईरान अमेरिका कशीदगी की उसके हवाले से जो पेशरफ्त है, अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की, जिसकी गहमा गहमी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर और सेक्रेटरी के साथ मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की गई है और आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जारी एहतजाज के बाइस इंतखाबी मुहिम में दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीज़न में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग मौखर करने का ऐलान किया गया है। ये डिसाइड किया गया है मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 27 जुलाई को ही होंगे और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग 2 अगस्त को होगी। महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशस्तों पर इलेक्शन 2 अगस्त को होगा और पूंछ डिवीज़न में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात का साफ, शफाफ और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। जो आलमी मुबसरीन हैं और सहाफ़ी हैं उनको इलेक्शन की कवरेज की मुकम्मल इजाज़त होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की भी यकीन दहानी कराई। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में होंगे। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीते तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, मुजफ्फराबाद के अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? मुजफ्फराबाद नहीं बल्कि मानसेरा से लेके मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर, दरियाए झेलम के साथ साथ एक खूबसूरत तरीन मोटरवे बननी चाहिए। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा, मरियम को मैंने कहा देखो जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुजफ्फराबाद में जलसा आम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे, जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो क्या सहूलतें देंगे। इस हवाले से भी मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। एक और शानदार कामयाबी आपके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान ने एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप के पहले रोज़ कजाकिस्तान के शहर अलमाती में मुनक़िदा अंडर 16 मुकाबलों में 2 तलाई और 2 चांदी के मेडल्स जीती हैं, जबकि मजमूई तौर पर बेस्ट अंडर 16 टीम एशिया का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान अंडर 16 कैटेगरी में एशियन चैम्पियन भी बन गया है और अंडर 16 सिस्टम के मुकाबलों में पाकिस्तान की बासलाहियत एथलीट्स जुनैरा जुल्फ़कार और सुंदस अली ने बेहतरीन तकनीकी महारत और शानदार हमांगी का मुजाहरा करते हुए तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। मज़ीद इस शानदार कामयाबी के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। जुजित्सु चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदस, आपका बहुत शुक्रिया। जुनैरा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो भाई कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। सुंदस, आप बताइए, ये एक तारीखी जीत थी मेरा ख्याल है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, प्लान किया हुआ था, एक्सपेक्टेशंस थी खुद से कि ऐसा ही होगा और मेडल गोल्ड ही लेकर आएंगी? जी, हमें अपने अल्लाह पे और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सुनैरा, आप बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छी और प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। हम लोगों ने इतने अच्छे पोडियम पे हम खड़े हुए, पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए। अच्छा जुनैरा, ओवरवेल्म नहीं हुई आप ऐसे जगह पर जाकर जहां पर इतने सारे जो हैं आप ही की तरह के खिलाड़ी मौजूद थे? आपकी तैयारी उनसे बेहतर कैसे थी? बस हमें वही बात, भरोसा था अल्लाह पे, अपनी मेहनत पे, कॉन्फिडेंस आ जाता है जा जाके करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर लिया। राइट। अच्छा सुंदर, आप बताएं, अब हमें ये बताएं कि ये जो जुजित्सु का आपका सफ़र था शुरू कब से हुआ, अभी आपकी क्या एज है और किस तरह से आप इसको लेकर अभी तक चल रही हैं? कितने अभी तक आपने जो मुकाबले हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है और आपने मेडल्स लिए हैं? मेरी 15 साल की उम्र है और मैंने अंडर 16 में खेला था और मैंने पहले नेशनल्स खेले, पहले कराची गेम्स खेलती गई, फिर मैंने नेशनल्स में 4 ब्रोंज और 1 गोल्ड लिया, फिर मैंने साउथ एशिया खेला, उसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रोंज लिया। अब मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने एशिया खेला और पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड लिए। गुड। और मेरा सफर इतना स्टार्ट हुआ
मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था ना वो मार्शल आर्टिस्ट है, तो मेरे बाबा ने मुझे इसी फील्ड में रखा। तो पहले मेरी हॉबी थी, अभी मेरा पैशन है। राइट जुनैरा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी भी इसी तरह, मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड मार्शल आर्ट से रिलेट कर रहा था। अपने बाबा भाई से इंस्पायर होके मैंने भी मार्शल आर्ट ही ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में 2 गोल्ड लिए। अरे ज़बरदस्त। अच्छा जुनैरा, ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा टफ़ होती है आप लोगों की और कितना टाइम आपको देना पड़ता है? डेफिनेटली आप पढ़ाई भी साथ साथ करी होंगी, तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं रूटीन अपनी और कैसे बैलेंस करती हैं? हमारे हसन में हम लोग की जो प्रैक्टिस होती है वो 2 शिफ्ट्स में होती हैं। सुबह टाइमिंग होती है 10:30 से 12 और रात में जो होती है हम 5 से 10 करते हैं। उसको जो बीच में गैप होता है हम स्टडीज़ को ही मैनेज करते हैं। इस तरह से हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। राइट। अच्छा, तो जुनैरा ये भी बताइएगा कि आप जो है डाइट का ख्याल भी रखते हैं, आपको वेट कैटेगरी का भी ख्याल रखना पड़ता है इन कंपटीशन से पहले? जी, वेट का भी ख्याल रखना था, डाइट भी हमें अच्छी लेनी पड़ती है ताकि हमारे वाले कॉम्पिटिशन्स में कोई बीमार ना पड़ जाए, कुछ ऐसा हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो हमें डाइट का भी ख्याल रखना होता है। राइट। अच्छा सुंदर, इतने टफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और फिर गोल्ड जीतना, कोई ख़ास टेक्निक है जो आप यूज़ करती हैं आप दोनों, जिसकी वजह से ये जो जीत है वो मुमकिन हो पाई और फिर आपका खेल सबसे अलग था? जी, हम ट्रेनिंग करते हैं, टफ ट्रेनिंग करते हैं, सुबह शाम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। अपनी ट्रेनिंग को हम इतनी मजबूत कर लेते हैं कि आगे जब हमारा जो गोल होता है वो सिर्फ गोल्ड का होता है। राइट। अच्छा, जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो क्या फ़र्क होता है पाकिस्तान में खेलने में, पाकिस्तान में इस तरह से पार्टिसिपेट करने में और बाहर जाकर कोई फ़ाइट जो है वो लड़ने में और फिर जीतने में? बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे और हमें सारी प्लेयर्स को देख के, अलग अलग कंट्री से प्लेयर्स आए हुए, तो उनको देख के और जोश जज्बा और ज़्यादा ना फील होता है। राइट। अच्छा जुनैरा, आप बताइएगा कि अमूमन पर्क्स होते हैं कुछ चीज़ों से जुड़ने के, और आपका शोबा जो है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहा होता है। वैसे तो हम सिन्फ़े नाजुक कहते हैं, ख़वातीन का जो जिट्सू करना वो ही एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि अमूमन होता है ना क्या, यू कैन फ्लॉन्ट कि जी हम लोग टीवी एंकर्स हैं, तो आप जो जिट्सू चैम्पियंस हैं, क्या इसको फ्लॉन्ट करते हैं आप? मतलब औरतों के लिए, अब लेडीज़ के लिए सीखना जुजुत्सु बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है, हमें खुद एतमादी आती है, हम लोग और मतलब सामने फेस कर सकते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। तो अब बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए और मतलब सबके लिए करना। जुजुत्सु बहुत अलग है और यूनिक है बहुत। राइट। अच्छा सुंदस, बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस तरफ आना चाहती हैं और ख़ास तौर पर अब मज़ीद भी आना चाहेंगी आप लोगों को देखकर, आप लोगों से इंस्पायर होकर, तो उनके लिए क्या कहेंगी? चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे अपनी पहचान बनाई जाए? देखिए, जिसको पार्टिसिपेट करना होता है वो आए। हमारे लिए दरवाजे खुले उन लोगों के लिए। हमारा मार्शल आर्ट क्लब है कराची में, मार्शल आर्ट्स क्लब है, वहाँ पे आए, सीखें बिल्कुल, और अपने आप को बेहतर बनाएं। इस मार्शल में वैसे भी जरूरी है उन लोगों का सीखना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा जुनैरा, ये बताइएगा कि अब लोग डरना शुरू हुए हैं आपके इर्द गिर्द के कि ये तो भाई जो जिट्सु चैंपियंस हैं, इनसे जो है बात जो है ना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए? हाँ, थोड़े बहुत डरते हैं, लेकिन हम उनसे अच्छे रहते हैं, हम उन पर अप्लाई नहीं करते अपनी चीज़ें, हम सबसे अच्छे रहते हैं। अच्छा, तो जुनैरा क्लास फेलोज तो हुई होंगी मुतासिर और डरती भी होंगी थोड़ा बहुत? जी, क्लास फेलोज तो फ्रेंड्स तो होते हैं, काफ़ी मुतासिर भी होते हैं, डरते भी हैं। और अच्छा। कई दोस्त तो आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो लेकर चले जाते हैं शॉपिंग के लिए या इधर उधर कि जी आप जो है ना, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आप हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकती हैं, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। फ्रेंड्स ज़्यादा जो करीब होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम लोग साथ हो तो कुछ नहीं होगा हमें। मानसून बारिशों ने पंजाब के कई इलाकों को डुबो दिया है और अगर हम बात करें लाहौर समेत पंजाब के जो मुतादिद शहर हैं, मूसलाधार बारिश हुई और जो नशेबी इलाके थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए।
इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हुए, 18 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और मानसून बारिशें जो हैं वो मुसलसल बरस रही हैं। बताया जा रहा है कि जो सिलसिला है 23 जुलाई तक जारी रहेगा। इस पर हमने करनी है बात और हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर शहजाद साहब, तर्जुमान है PDMA KP। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अनवर साहब। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशें हुई हैं, कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट के हवाले से भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्या दुरुस्त खबरें हैं ये? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। मानसून की बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और मानसून का सीज़न जो है वो अगस्त तक जारी रहेगा, अगस्त के एंड तक, क्योंकि महकमे मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक जो है बारिशें जो हैं इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में। और इससे पहले जो था 17 से जब हमने एक एडवाइजरी जारी की थी जुलाई से, तो उससे पहले जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा राइज था और उसके बाद जो है फिर बारिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने के साथ साथ जो है नदी नालों में तूफ़ानी का जो है खदशा हमें सामने है। क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर फ्लश फ्लड की जैसी सूरत हाल जो है वो सामने है हमारे। और इसके साथ साथ जो हम मैदानी इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज के अलावा भी अगर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में प्रोडक्शन ये थी कि मामूल से कम बारिशें होंगी और टेम्परेचर राइज रहेगा, लेकिन इस मरतबा जो बारिशें हुई हैं मानसून की वो मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन जो थी वो हमें देखने को मिली है। तो मानसून का जो सीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिशें हैं, जिसकी वजह से जो है एहतियात बरतना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि इकदाम तो हमने पहले से कर दिए थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने कंटीजेंसी प्लान बना दिया था। जो से इलाके हसास तरीन थे वहाँ पर इकदाम किए जा चुके हैं। कौन कौन से इलाके इस वक्त हसास बताए जा रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था बुनेर सवात फ्लैश फ्लडिंग सामने आई थी, इस साल क्या पेशगोइयाँ हैं और हसास इलाके कौन से हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, फ्लश फ्लड के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास मालाकंड डिवीजन है जिसमें चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर है, दीर लोअर है, स्वात है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जहाँ पर दरियाओं में तूफ़ानी का सामना हमें करना पड़ सकता है, फ्लश फ्लड का खदशा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फ्लश फ्लड हो सकता है। अच्छा। और अगर हज़ारा डिवीजन की तरफ अगर हम देखते हैं तो कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है, पानसेरा है, गलियात है हमारे पास, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इलाके काफ़ी ज़्यादा हसास तरीन है, जिसे हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इक़दाम किए जा चुके हैं, रिसोर्सेज जो है वहाँ पर कंप्लीट हैं, इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँचाया जाए। कोई इक़दाम ऐसे भी किए गए हैं कि जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उन्हें इन इलाकों में जाने से रोका जाए? एडवाइजरीज तो जारी की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इग्नोर करते हैं इन एडवाइजरीज को और फिर भी ऐसे इलाकों में चले जाते हैं। तो इस हवाले से भी कोई इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, इंतजाम पहले से ही थे, क्योंकि एडवाइजरी जो हमने इशू की थी हमें उसमें फ्लश फ्लड का जो है और इसके साथ साथ जो है नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा था, तो जिसकी वजह से हमने पहले ही से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो है हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरह की सिचुएशन सामने आ सकती है। बाकायदा पॉइंट आउट किए गए हैं वो इलाके जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड का खदशा है। जिस तरह मैंने आपको पॉइंट आउट किया है कि कुछ इलाके थे, चतराल अपर है, चतराल लोअर, दीर अपर, दीर लोअर, कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से अलर्ट कर दिया था। यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग पुलिस जो थी वो डिप्यूट की गई थी, टूरिज्म पुलिस वहाँ पर की दफा 144 से जो है वहाँ पर नाफिज है अभी तक। स्टिल टूरिज्म एक्टिविटीज को जो है स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, ना तो डिस्करेज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर काफी ज्यादा खतरा मौजूद है, जहाँ पर फ्लश फ्लड और इसके साथ साथ जो है लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, तो वो इलाके जो है हमने बंद कर दिए हैं। टूरिस्ट जो है वहाँ पर नहीं जा सकते, 144 नाफिज हैं और तमाम इकदाम वहाँ पर किए जा चुके हैं। आप लोगों की तवज्जुह से दोबारा अपील की जाती है आवाम से कि जहाँ पर भी हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं वो इलाके जहाँ पर खदशा है, जहाँ पर खतरात मौजूद हैं, वहाँ पर जाने से गुरेज करें। नदी नालों में काफी ज्यादा तूफ़ानी है, फ्लश फ्लड का खदशा मौजूद है, क्योंकि 23 जुलाई तक बारिशें अभी भी हैं और बारिशें जो हैं काफी ज्यादा टेंस हैं, तो जिसकी वजह से जो है फ्लश फ्लड जैसे खदशात सामने आ सकते हैं। तो नदी नालों के करीब ना जाएं। बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि बारिशें जो हैं अगस्त के आखिर तक जारी रहेंगी, कितने स्पेल्स बाकी आना जो है बाकी हैं? और ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि टूरिस्ट को
जो है एडवाइजरी एक बार फिर से आपने उसको दोहराया है। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था पंजाब से जो है गर्मी के सताए हुए टूरिस्ट जो हैं अक्सर वो जारी बात है कि वो पहाड़ी इलाकों का इसलिए रुख करते हैं कि वहाँ मौसम बेहतर होता है, लेकिन फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से उनको किस तरह से आगाह किया जा सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता साल काफ़ी नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। देखिए जी, फ्लैश फ्लड का जब हम प्रेडिक्शन करते हैं या कोई एडवाइजरी इशू करते हैं तो जो फ्लैश फ्लड वाले इलाके होते हैं उसको हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके पास जितनी भी आबादी होती है उनको हम वहां से इवोकुएट करके जो है महफूज मकामात तक मुंतकिल कर देते हैं। हमने पहले ही से जो है 184 जो है सेफ साइट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जहां पर जो अगर फ्लश फ्लड आता है तो वो आबादियां जो है हमने ऑलरेडी उनको शिफ्ट कर दिया है सेफ साइट की तरफ। तो ये इलाके जो है हम उनको बंद कर देते हैं, यहाँ दफा 144 नाफिज कर देते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस यहाँ पर गश्त करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया टूरिज्म एक्टिविटीज को हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि पूरे मुल्क से जो है लोग यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया से तरफ सफर करते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पर जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है वहाँ पर रुका जा सकता है। तो ये स्पेल तो 23 तक है, नेक्स्ट कब से शुरू होगा? महकमा मौसमियात की प्रोडक्शन के मुताबिक पूरा मानसून जो है इसमें काफी ज्यादा बारिशें हैं, काफी ज्यादा स्पेल्स अभी बाकी हैं, क्योंकि पूरा महीना अगस्त का भी बाकी है और बताया जा रहा है कि जुलाई के एंड भी होने वाला है। के दूसरे हिस्से में खुशामदीद, बहुत सी बातें अभी भी करनी है। क्रिकेट से आगाज करते हैं, पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होने जा रहा है, जहां कौमी टीम न सिर्फ फतह के आज़म के साथ मैदान में उतरेगी बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन भी मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बगैर नतीजे खत्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 455 और दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 5, आमिर जमाल और अली उस्मान ने 2-2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा और 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने भरपूर फॉर्म का मुजाहरा करते हुए एतमाद बढ़ाया है। तो कप्तान बाबर आजम और उभरते हुए नौजवान जो है आज़ान अवैस, उन्होंने दिलकश सेंचुरियाँ जड़ी हैं। शान मसूद, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला फजल की जिम्मेदाराना इनिंग्स इस बात का इशारा है कि बैटिंग लाइन बड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि 3 साल तक क़यादत करने वाले शान मसूद अब बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं, जबकि कौमी टीम की क़यादत एक बार फिर बाबर आजम के हाथों में है। सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तस्वीरकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप से एंजॉय किया आपने, अब क्रिकेट पे नजरें हो गई आपकी? हाँ भरपूर, हम बस अब वापस आ गए, हमने कहा क्रिकेट पर वापस आ जाए और उसी तरह की उम्मीदें दोबारा से लगा लें अपनी टीम से जो हम हमेशा लगाते हैं, पर वो पूरा नहीं उतरते, वो अलग बात है। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये जिस तरीके की अभी प्रैक्टिस मैचेस में जिन सेंचुरीज़ का भी अली ने भी जिक्र किया है, बाबर आजम की, अज़ान उवैस की, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी ये हमारी सीरीज़ पर? बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। देखें, क्योंकि जब भी किसी बाहर के मुल्क इस तरह आप जाएं दूर और वहां पर जाकर कोई वार्म अप मैच हो टेस्ट से या सीरीज से, वनडे सीरीज से पहले, उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरा फिर ये भी होता है कि कंडीशन से हम आहंगी का आपको मौका मिलता है कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है और उसमें खेल के कैसा लग रहा है, बॉल किस हाइट पे आ रही है, बहुत फर्क पड़ता है उसका। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तानी बैटर्स, मुझे क्यों लग रहा है कि उन्होंने हमें रीड किया है, इस दौरान हमारे खिलाड़ियों को बारी दी है और खेलने दिया गया है, खेलने का मौका दिया गया है, जिसकी वजह से वो इतना स्कोर भी कर पाए हैं और इतनी लंबी इनिंग्स भी खेल पाए हैं। और ये उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है क्योंकि फ्रेंडली मैच था, असल मैच में कारकर्दगी दिखाएंगे। देखिए, ये वेस्ट इंडीज की कोई वो टीम थोड़ी है जो टेस्ट मैच खेलेगी। ये तो वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 है, ये तो वो लोग हैं जो जाहिर है कौमी टीम के पास हैं लेकिन कौमी टीम में नहीं, क्योंकि उनकी कौमी टीम तो दूसरी सीरीज खेल रही है, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें उनके बिजी हैं। ये उनकी सेलेक्ट 11 है, तो इसमें जाहिर है वार्म अप मैच जो होता है वो अगर असल टीम ही वार्म अप मैच खेलने लगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है, तो फिर उसको भी टेस्ट मैच का इनाम दे दिया करें। इसमें तो और ये भी था कि बहुत सारे जिसको बैटिंग करानी है बैटिंग कराओ, बॉलिंग करानी है बॉलिंग कराओ,
तो ये इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अंडर परफॉर्म किया हो, उनकी सलाहियतें ही जाहिर है उस लेवल की नहीं होंगी जैसे पाकिस्तान की आप कर सकते हैं। बैटिंग प्रैक्टिस पाकिस्तानियों को मिली है और अज़हर अवैस का जिक्र किया, बाबर आजम, अब्दुल्ला फजल, शान ने भी स्कोर किया, सलमान अली आगा ने भी स्कोर किया। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि सेकंड इनिंग में इन्होंने रिजवान को ओपनिंग के लिए भेज दिया। यानी तजुर्बात से बाज नहीं आ रहे ये लोग कि भाई अभी देखो तो आपके मैच होना है, एक ही वार्म अप मैच था, या जो रेगुलर प्लेयर है आपका उसको आजमाओ, आपने भेज दिया दूसरे को। और फिर इमामुल हक दोनों इनिंग में स्कोर नहीं कर सके, ये भी एक थोड़ी वरिंग साइन है कि एक आपका जो ओपनर है वो चलो एक इनिंग में नहीं चला, समझ आता, दूसरी में भी नहीं चला, ये चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज जो मुझे नजर आई वो हमारी बॉलिंग लाइन है। गो के 3 रन नहीं बनाने दिए, लेकिन फिर भी सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप है वो 100+ करवाई गई। ये एक चीज ऐसी है कि जब वेस्ट इंडीज की फुल बैटिंग लाइन आएगी, जब खेलेगी, तो उसके खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस रहती है बॉलिंग की, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, वापस बाबर आजम पर आ जाते हैं सलीम खालिद साहब, बतौर कैप्टन उनकी जो वापसी है उससे क्या डिफरेंस देखते हैं आप? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि टीम में कैसी मजबूत तब्दीली या माहौल में कैसा फ़र्क जो है हमें देखने को मिल सकता है? बाबर आजम ने पहले भी बड़ी कैप्टनसी की है और एक उनका ग्रुप है एक पक्का, चाहे वो रिजवान हो और कुछ और प्लेयर उनके साथ हो, अच्छी इन लोगों की सेटिंग है, महंगी है आपस में, तो माहौल में तो मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। क्योंकि हमने शान को देखा था कि कई मौके में वो आइसोलेटेड नजर आते थे, इतना ज्यादा प्लेयर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर बदकिस्मती से उनकी अपनी जो बैटिंग थी बाद में आखिर में जो खेल रहे थे उतनी अच्छी रही नहीं थी, जिसकी वजह से और उनको मसाइल होते। या तो ये हो कि अगर प्लेयर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, आप खुद सेंचुरी कर रहे हो, बड़ी इनिंग खेल रहे हो, तो कवर हो जाता है, लेकिन जब आप खुद भी नहीं कर पाते तो मसाइल होते हैं। इस वजह से उनको, लेकिन अब बाबर को खुद परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल उन्होंने वार्म अप मैच में 100 बनाई, लेकिन अभी ये टेस्ट मैच में और वार्म अप मैच में बड़ा फर्क होता है। जब वहां मैदान में उतरेंगे टेस्ट मैच में, जिम्मेदारी होगी एज अ कैप्टन, सोचना भी पड़ेगा दूसरों का भी, तो फिर किस तरह खेलते हैं ये। वैसे सलीम भाई असर तो आना शुरू हो गया है, जिस तरह से दूसरी इनिंग में आपने जिक्र किया रिजवान को भेज दिया गया था ओपनिंग में, तो वो असर तो आना शुरू हो गया है। अच्छा, शान मसूद की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कप्तान ना रहने के बाद कैसी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्टेशन आपकी है? मेरे ख्याल शान इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम गुज़िश्ता 3 साल की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो शान मसूद हमारे टॉप 3 में शामिल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है बाबर आजम नहीं है टॉप 3 में। आपको अगर मैं बताता चलो, याद दिलाऊं कि गुज़िश्ता 4 साल में बाबर आजम ने 4 50s बनाई है, कोई सेंचुरी उनकी नहीं है, उनकी 26 की एवरेज है, 1000 रन भी उनके नहीं है। ये एक स्टैट्स है बड़े इंटरेस्टिंग। लेकिन रिजवान, बाबर और सलमान अली आगा, ये 3 हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। और शान, मुझे उम्मीद है कि कैप्टनसी उनसे वापस ले ली तो उनको और ज्यादा एक कॉन्फिडेंस से खेलने का मौका मिलेगा और अच्छी इनिंग्स उनके सामने से देखने में आएंगी उनकी तरफ से। क्योंकि एक मेहनती खिलाड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं कि शान जैसे मेहनती क्रिकेटर्स आपको बहुत कम नजर आएंगे पाकिस्तान में। आपको यूनुस खान याद है, यूनुस खान जैसे ही जो चीजें उनसे ही शायद सीखी है उन्होंने कि वर्क एथिक्स क्या है, किस तरह से अपने खेम को सीरियस ले रहा है। वो शान में आपको वो सारी चीजें नजर आती हैं कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका बिहेवियर है और वो जो सारी चीजें हैं, वो तो उम्मीद यही है कि अब वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं हमें नजर आएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। देखते हैं कि ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो पहला टेस्ट मैच है जो सीरीज़ 25 से शुरू हो रही है, टीम वहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि फ्रेंडली मैचेस में तो परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। देखते हैं सीरीज़ में हमारी जो उम्मीदें उन पर पूरा उतरती है कि नहीं। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है आज और बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को बनाने का मकसद दिमागी बीमारियों और दीगर अफाल के बारे में आगाही फैलाना है। रवां साल वर्ल्ड ब्रेन डे का जो थीम है वो ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो 15% जो हमारे नौजवान
नौजवान हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसका शिकार है। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज मजमूई बीमारियों के तकरीबन 4% से ज़्यादा हैं और ख़वातीन में ख़ास तौर पर अगर बात करें तो ये तादाद ज़्यादा है। दिमागी सेहत तमाम लोगों के लिए बुनियादी इंसानी हक है। अच्छी ज़हनी सेहत हमारी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका ब्रेन सही होगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी भी ठीक तरीके से काम करेगी। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासिर है किसी ना किसी चीज़ से। कोई इजहार कर देता है और कोई नहीं करता और वो फिर मनफी सोच रखकर ख़ुद को मेंटली डिस्टर्ब कर लेता है। इस हवाले से हमने बात करनी है और इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रेहाना रहीम मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बेसिक मकसद तो ये है कि जो दिमागी बीमारियाँ उस हवाले से भी बात की जाए और ख़ुसूसी तौर पर मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की जाए। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि एक्सप्रेस टीम ने जो है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। वर्ल्ड ब्रेन डे जो है बेसिकली हर साल 22 ऑफ द जुलाई को जो है हम सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों में मैक्सिमम अवेयरनेस पैदा कर सकें इन तमाम डिजीज़ से रिलेटेड। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जाऊंगी कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है ये 2014 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इन्होंने जो है मेंटल हेल्थ और जो अदर ब्रेन डिजीज़ हैं इनकी अवेयरनेस को लोगों के अंदर आम करने के लिए 22 ऑफ द जुलाई जो है डे फिक्स किया था वर्ल्ड ब्रेन डे के नाम से। तो वर्ल्ड ब्रेन डे के हवाले से जो है हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसमें दिमागी बीमारियां भी हैं, इसके अलावा जो है मेंटल डिजीज़ भी हैं। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि एक ब्रेन जो है हमारे जिस्म का इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो हमारी पूरी बॉडी को लेके चल रहा होता है और इसके जो की कंपोनेंट्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है उसके बारे में मैं बात करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव हेल्थ। कॉग्निटिव हेल्थ में हमारा आ जाता है हम सोचते जो हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मेमोरी हमारी और डिसीजन मेकिंग जो है ये सारा हमारा दिमाग के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। सेकंड नंबर पे आती है इमोशनल और मेंटल हेल्थ जिसके बारे में अभी आपने बात की है। तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके जो इमोशंस हैं वो एक रेगुलेशन में रहेंगे। आपका जो है स्ट्रेस को मैनेज करने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपस में जो कम्युनिकेशन होता है विद अदर पर्सनस वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद आती है हमारी मोटर हेल्थ। मोटर हेल्थ भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, मेरा दिमाग इस वक्त वर्किंग में है, ठीक है। मोटर हेल्थ मेरा कोऑर्डिनेशन जो है, बैलेंस जो है दिमाग के साथ बात करते हुए, ये सारी मूवमेंट्स जो हैं ये हमारी ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सेंसरी हेल्थ। सेंसरी हेल्थ में लाइक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कुछ खाते पीते हैं तो हम उसको उसका टेस्ट फील करते हैं, ठीक है। टच वाली जो सेंसेशंस है ये हमारी सेंसरी हेल्थ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। इसके बाद आ जाता है हमारा सोशल एंड बिहेवियरल हेल्थ। उसमें आती हैं हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं विद द मतलब सोशल एक्सपोजर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये सारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं हमारी ब्रेन के जो जिनको सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तकरीबन आपकी पूरी लाइफ ही है जो उससे कंट्रोल हो रही है। तो ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब आप कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। जो एक ख़ास डिबेट हम देख रहे हैं कि एक डिबेट जो पहले मौजूद नहीं थी वो अब शुरू हो गई है, लेकिन कुछ लोग इसके जो नाकिद हैं वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेस है वो एक इंडिकेटर है कि समथिंग नीड टू बी डन, और अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप वो काम कर नहीं पाएंगे। तो इस स्ट्रेस को हैंडल ना करने से क्या आप लोगों को इस तरफ भी धकेल नहीं रहे कि भाई कोई ज़िंदगी में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, अगर हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है क्योंकि इसी को जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है क्योंकि एवरी पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, स्ट्रेसेस हैं लाइफ में, और हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है इन डिफरेंट फॉर्म्स, और अब उसको मैनेज कैसे करना ये किसी को भी नहीं आता होता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस सोशल मीडिया टीम के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगी हर उस बंदे के साथ जो अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपको इमोशनल स्ट्रेस है, आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही, या किसी भी किस्म का जो आपकी हैंडलिंग्स हैं, सोशल हैंडलिंग्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैंडलिंग्स होती हैं, अगर वो आपको कहीं पे मसला आ रहा है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो लाइसेंस डॉक्टर्स हैं इन चीज़ों के उनसे लाजमी जो है अच्छा, उनकी भी तो तादाद बड़ी कम है ना, 1000 के करीब होंगे रजिस्टर्ड जो हमारे पास माहिर नफ्सियात हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा। बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने
हमें मुझे लगता है कि ज़रूर बात करनी चाहिए। जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैंने जिक्र किया कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है जो डिस्टर्ब है मेंटली इमोशनली, तो ख़ास तौर पर एक फ़ेज़ आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसको हम नाम देते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को इसका इल्म होता है, उनकी फैमिलीज़ को भी पता होता है, वो कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसका इल्म भी नहीं होता और इसके ऊपर बात भी नहीं की जाती। मेरे ख्याल से तो सोशल टैबूज़ में आ जाते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये कहाँ होता है। तो इस पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना, उस खातून का भी, उसकी फैमिली का भी। अच्छा, सबसे पहले आपने बात की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट के बारे में। देखें, तादाद के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हर बंदे की जिम्मेदारी है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले तो हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कि ये बेसिकली है क्या, इसका जो है बुनियाद क्या है, ये क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को हम समझें। बाद में जो है इन चीज़ों को कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है इनको यूटिलाइज हमने कैसे करना है वो ईजीली हो जाता है। सेकेंड आती है मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर्स या जो फीमेल्स हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। इससे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल की जो फीमेल्स हैं वो डबल जॉब्स कर रही हैं, एक फैमिली है, किड्स हैं, इसके अलावा जो उनकी वर्क प्लेस है, ये तीनों प्रेशर्स उसको अकेले हैंडल करने होते हैं और उसके पास इतना टाइम नहीं होता इन इमोशंस को जो है टाइमली रेगुलेट कर सके, अगर उसको नहीं पता हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस और मैनेज द थिंग्स। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपकी बात दुरुस्त है, ख़वातीन की शायद तादाद ज़्यादा हो लेकिन मर्द भी पीछे नहीं है। इसमें मर्दों पर भी बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्ट्रेस एंजाइटी मौजूद है, जिसका मेंटल हेल्थ की डिबेट के साथ ही जो है कोई ना कोई अफाका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और बात करने के लिए, हमारे नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारर साहब शिगर की खूबसूरत और कदीम खानका में मौजूद हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब हैं और कदीम खानका है और शिगर है। और सर, हमने कई सेगमेंट्स से पहले किए हैं निकले तेरी तलाश में, जिसमें हमने आर्किटेक्चर बहुत डिस्कस किया है। और आप ये समझते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है, वो जो लोकल इंडिजिनस आर्किटेक्चर है, वो ये कदीम खानकाएँ हैं। बिल्कुल। और आज हम क्योंकि इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे खड़े होकर आप वो सारा अपना थीसिस जो है वो अगर बताएं। मेरा थीसिस नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। देखिए ना कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर पे हमारा खिता जो पाकिस्तान का जी, तो उसमें जो मेजर ये समझा जाता है कि वो जो मुग़ल आर्किटेक्चर, वो जो कल की बात जी, 300-400-500 साल, और वो भी मुस्तारशुदा है, मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं है। मुग़ल जो है उन्होंने मसलन बादशाही मस्जिद है, आप कभी गौर किया हो कि वो जो है रणजीत सिंह की मढ़ी और बादशाही मस्जिद एक जैसे लगते हैं, दे टोटली सेम। नंबर 2, बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा, आप जो देख रहे हैं आप भी ज़रा चेक कीजिएगा कि बादशाही मस्जिद के गुंबदों पे कल्स हैं जो मंदिरों में होते हैं, सुनहरी कल्स। दैट इज़ द हिंदू इन्फ्लुएंस। उसमें कोई हर की बात नहीं कर रहा, मुस्तार करते हैं, मतलब चाइना में जाए उसी स्टाइल का होता है। लेकिन अगर आप इस्फान में जाए, ईरान में जाए, बाकी कहीं भी गुंबद के ऊपर कल्स नहीं होता। तो इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर ऑथेंटिक जो इस सरजमीन का आर्किटेक्चर है उसकी आपको तलाश है, तो वो नॉर्दर्न एरिया की खानकाहें, ठीक है, इन पर भी तिब्बत का असर है सैकड़ों हज़ारों साल पहले। लेकिन आप इनकी कार्विंग देखें, आप इनके स्टाइल देखें, आप इनके अंदर जो स्टोन लगे हुए हैं, खफलू की खान का भी ऐसी। तो आई फील कि जो आर्किटेक्चर जो कहता था कि जी मैं इंडिजिनस बना रहा हूँ, वो मतलब पंजाब का विलेज है, वो भी ठीक है। पंजाब का विलेज जो है उसमें आर्किटेक्चरल सिवाय इसके कि उसकी रेसल है और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अडॉप्ट किया जा सके। ये जितना भी है ना, एक एक खानका का इसका हिस्सा जो है, आप देखें कि इसको आप अपनी कंस्ट्रक्शन में अमेलगमेट कर सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे
तो अंदर ज़ाहिर है कि मैं पहले जा चुका हूँ, तो हज़ारों साल पहले के स्तून हैं, सैकड़ों की तादाद में, और वो सब जो है वो दरख्त भी बहुत पुराने हैं, यानी जिनके वो स्तून है ना, उस ज़माने में तो आम जंगल होते थे, काट के ले आते थे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो एक दो स्तून का मसला था, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी इतने जो हैं कदीम दरख्त अब रहे नहीं, चुनांचे यहाँ पे हमें नए स्तून लगाने पड़ेंगे। तो ये मादूम, दिस इज़ यूनेस्को हेरिटेज। और सर ये बताएं कि जो अब घर बन रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में या होटल्स बन रहे हैं, तो आपको खुशी होती है कि वो आइडिया, यानी होटल का जो आर्किटेक्चर्स बहुत सारे हमने देखे हैं जो कि खानकाहों से या फोर्ट्स वगैरह से लिए हुए हैं, तो इससे थोड़ी सी आपको खुशी होती है कि चले कम से कम एक आर्किटेक्चरल। हाँ नहीं, वो ठीक है। मसलन जहाँ हम ठहरे रिवाज, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसार लिया हुआ है, लेकिन खानकाहों से उतना नहीं। हाँ, वो फोर्ट से या तिब्बत है, फोर्ट से है, घरों से है, उसकी कंस्ट्रक्शन से है। और मतलब आप ज़रा ऊपर देखें, इसकी जो छत है, इसकी अब कुछ चीज़ें मिट चुकी हैं, जो ओरिजिनल छत है ना, वो देखें, इसमें हर चौकटा जो है ना उसकी बनावट अलग है। ऐसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये खिड़की देखें आप, पूरी ये ओरिजिनल पेंट हुई हुई है। इसी तरह आप बिल्कुल ऊपर चले जाए, ये ऊपर जितना भी काम हुआ है, ये मतलब इसमें तिब्बतियन भी है, इसमें आपको कुछ शबीहें भी नज़र आएंगी। तो इट इज़ अमेजिंग, ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो चिनार के दरख्त हैं उस पे भी हम बात करेंगे किसी अगले सेगमेंट में। नहीं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये कि ये यहाँ तो वकार बात की कि इस खानकाह का कोना कोना खफलू, शिगर और स्कादू में भी थी, लेकिन जो मैंने देखी केरस में भी, वो दे आर पीस ऑफ आर्ट, और किसी की नज़र नहीं जाती। इस वेरी, अभी जब भी तस्वीरें आती हैं, फलां की तस्वीर आ गई, शिगर की अगर आया तो पहाड़ों की आ गई, सारा कुछ, ये जो इसका हज़ारों साल कदीम आर्किटेक्चर है, इसकी प्रिजर्वेशन की तरफ मैंने कहा है ना कि दिस इज़ द प्लेस, इसको यूनेस्को हेरिटेज इंटरनेशनल, और ये भी यूनेस्को हेरिटेज में। वो मैंने आपको बताया था ना बाबा, ये मतलब टिपिकल शिगरी, जिस तरह मैंने अर्ज किया, जब मैं आता था ना इधर से, शिगर से गुजरता था, तो हर शहर में ना उन्होंने पत्थर रखे होते हैं, उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। तो वहाँ पे ये दर्जनों के हिसाब से बाबे बैठे होते, और मैं इनके साथ बैठ जाता था। तो इंटर मैरिजेज की वजह से वो होता है, थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन ये मेरा पुराना दोस्त आ गया, तो ये जनाब, थैंक यू। एक आपको मिलवाते हैं पाकिस्तानी नौजवानों से जिन्होंने एक बार फिर दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए वो तैयार हैं। जहां अक्सर हम खेलों और दीगर शोबों में कामयाबियों की बात करते हैं, वहीं अब मुआशियात यानी इकनॉमिक्स के मैदान में भी पाकिस्तानी तलबा आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना रहे हैं। इंटरनेशनल इकनॉमिक ओलंपियाड 2026 के लिए पाकिस्तान के 5 बासलाहियत तलबा कौमी टीम में मुंतखब हो चुके हैं, जो चीन के शेंजन में दुनिया के 74 ममालिक के माबैन पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कामयाबी सिर्फ उन 5 तलबा की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान ने पहली मरतबा सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर तारीख रकम की थी। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन हिना करवाएं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अंदाज जुल्फ़िकार, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। हमजा मुजफ्फर सिल्वर मेडल के साथ, और अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो भाई अंदाज, हमें आपने बताना है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड बेसिकली है क्या, और क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है दुनिया में? जी अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड है, ये एक बैनुल-अक़वामी सतह का कंपटीशन है जिसमें तकरीबन 77 ममालिक हिस्सा लेते हैं हर साल, और ये कंपटीशन मौशियात के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली जैसे स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स होता है, ये इकोनॉमिक्स का ओलंपियाड है, और इसको बहुत प्रेस्टीजियस समझा जाता है। इसको अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं शुरू हुए हुए, और इसीलिए दुनिया भर के ममालिक में इसका एक कंपटीशन कराया जाता है, जिससे फिर हर मुल्क के 5 जो सबसे अच्छे मौशियात के इकोनॉमिक्स के तलबा होते हैं
वो आगे आके फिर अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जिताएं। तो अहमद, ये इनिशिएटिव किसका है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो है पेशरफ्त की है, या चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली, या आपको स्पॉन्सर भी मिले हैं? किस तरह से आप लोग जो है टीम बना कर ले जा रहे हैं? अच्छा, बेसिकली जो पाकिस्तान टीम बनती है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बनती। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत ज़्यादा ओलंपियाड्स की टीम्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैथ ओलंपियाड होती बनती है, फिज़िक्स ओलंपियाड की बनती है, बायोलॉजी ओलंपियाड की बनती है। इस सब में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है फंडिंग के अंदर, बिकॉज अक्सर तौर पे टीम्स बनाना तो आसान होता है, लेकिन जब तक हमारे पास उसको फ़ंड करने के पैसे ना हो, ऑब्वियसली इंटरनेशनल जाके कम्पीट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो कंपटीशन है, पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक्स कंपटीशन, ये अरेंज करवाता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ड्रीम 3। वो इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है, इसका नेशनल राउंड करवाता है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। यहाँ से फिर इसके 4 राउंड होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद इसका बिज़नेस केस राउंड होता है, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, और आखिर में 12 बच्चों का पाकिस्तान कैंप लगता है 2 से 3 हफ्तों के लिए, जिसमें से फिर टॉप 5 सिलेक्ट किए जाते हैं। इस दफ़ा हमारी फ़ंडिंग में तकरीबन 60 से 70% हमें सीएम पंजाब ने पैसे दिए थे, जिसका हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा गरीब बाल सीमेंट है, थर्ड कल्चर कॉफ़ी है, सीडर कॉलेज है, इंटरनेशनल स्कूल लाहौर है, और दीगर और स्पॉन्सर हैं जिनकी वजह से हमारा ये ट्रिप की फ़ंडिंग थी जो हमें मिल पाई, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जाके चाइना में कम्पीट। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा हमज़ा, आप बताइएगा, हमने इनसे पूछा टीम कैसे सिलेक्ट होती है, कैसे बनती है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया हमें अहमद ने। आप ये बताएं कि 74 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स और फिर आप लोगों का वहाँ जाना और परफॉर्म करना, कैसा एक्सपीरियंस था? और ये भी बताइएगा कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो बहुत था। जब मैं सोच रहा था कि हर कंट्री से टॉप 5 बच्चे आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा कुछ भी। और फिर जब मैं सोच रहा था कि पूरे मुल्क की एक्सपेक्टेशन है मेरे पर, तो फिर और प्रेशर आ रहा था। तो डर तो बहुत लग रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो पाया। बिल्कुल ठीक। हमज़ा, आपको टाइम तो बहुत मिला होगा एक्सप्लोर करने का चाइनीज़ शहर को, आपने क्या डिफरेंस देखा वहाँ पर? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग बहुत अच्छी है। उनके रोड्स की क्वालिटी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से डेवलप किया गया है और जिस प्लान के साथ डेवलप किया गया है, वो नज़र आता है जब आप देखते हो। उन्होंने सोलर को भी बहुत यूटिलाइज रखा हुआ है, उनके ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत रखा हुआ है, तो वो बहुत स्ट्राइकिंग था। देखिए कि जितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ के लोग काम करते हुए जा रहे हैं, हर चीज़ बहुत आराम से चल रही है। राइट। तो अच्छा, उसमें मैं बहुत सरप्राइज था। ठीक है। अच्छा अंदाज़, जिस तरीके से भी हमने बात की कि टीम सिलेक्ट होती है नेशनली, फिर इधर कंपटीशंस होते हैं और फिर इंटरनेशनल टीम के जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आते हैं, तो जो कैंडिडेट्स सामने आते हैं, जैसे आप लोग थे, आप लोगों को कोचिंग और पूरी जो प्रिपरेशन है वो कराई गई आपकी, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको फैसिलिटेट किया गया, या आपने इंडिविजुअल लेवल पर अपनी अपनी प्रिपरेशन खुद से की थी और फिर आप लोग इंटरनेशनल ओलंपियाड में गए? जी बिल्कुल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान नेशनल कंपटीशन कराती है ड्रीम 3, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जो टीम बनती है उनकी कोचिंग और एजुकेशन की। तो हमारे कोच सर शाहवली ने हमें पाक कैंप के अंदर पहले फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ, और उसके बाद 1 और महीना हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड की तैयारी कराई थी। उनके साथ भी हम सेशंस करते थे, और इसके अलावा इंडिविजुअली भी हम जो रीडिंग्स हमें असाइन होती थी, हम उनकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद, आपसे जानना चाहेंगे कितना रोल प्ले किया है आप लोगों की यहाँ तक की सक्सेस में आपकी लक ने, और कितना रोल प्ले किया है आपकी हार्ड वर्क ने? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे तलबा हैं उनको इन चीज़ों के बारे में जो मालूमात ही नहीं होती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है 95% रोल जो है वो कम्प्लीटली इसमें लग का है, और मुझे लगता है अंदाज़ और हमज़ा ही मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि 22 करोड़ की पाकिस्तान में अवाम है, और इसमें से ज़्यादा फ़ीसद जो लोग हैं वो तलबा हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, और उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कंपटीशन हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करके वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक्स कंपटीशन के अंदर इस दफ़ा जितने तलबा ने कम्पीट किया था, मुश्किल से 150 से 200 टोटल पाकिस्तान से लोगों ने किया था कम्पीट, जो कि बहुत छोटा नंबर है कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम है। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम क्योंकि IEO से होके आ गए हैं, अब हम इसके बारे में और मालूमात पाकिस्तान में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा मेरिट आगे आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे मेरिटोक्रेटिक वे के अंदर लोग इसमें आके कम्पीट करेंगे, और पाकिस्तान टीम की क्वालिटी
उतनी ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। होती जाएगी जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे प्रोग्रेस करता है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से अहमद की बात को आगे लेकर चलते हैं कि पार्टिसिपेट किए जाना और अवेयरनेस ख़ास तौर पे होना। हमारे पास एक्सप्रेसो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मदऊ करते हैं, बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट ओलंपियाड्स में और फिर वो यहाँ आते हैं, जब वो मेडल लेकर आते हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की जाए और कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन स्कूल्स की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पर ये स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पता है कि हमारे पास ऐसा टैलेंट मौजूद है और इनको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए आगे, तो इस तरह के मौक़े जो हैं वो ज़ाया ना किए जाएँ और पाकिस्तान का नाम ताकि वहाँ पर भी जाकर जो ये हमारे बच्चे रोशन करें। हमजा, हमजा को आप मुझे सुन सकते हैं? हमजा जी मैं सुन सकता हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या आप मेरा सवाल सुन सके? जी मैं कह रहा हूँ ये सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि इसके अंदर सबके लिए ही फ़ायदा है। जो बच्चे कम्पीट करने जाते हैं उनके लिए मेडल लेने का अपॉर्चुनिटी होती है, उनको एक नई सिटी एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी होती है, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बाकी जो स्कूल्स हैं जब वो अपने बच्चों को भेजते हैं उनको खुद फ़ख्र आता है कि हमारा बच्चा इतना अच्छा है कि वो पूरी दुनिया के जाके कम्पीट कर पा रहा है। फिर ऑब्वियसली आप पूरे मुल्क के लिए जा रहे हो, जो भी कुछ आप जीतोगे आप मुल्क के लिए जीतोगे। तो जितने ज़्यादा हम बच्चे करवा सकते हैं ना, एटलीस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने बच्चे आ सकते हैं उतना ज़्यादा फिर फिल्टर होंगे और फिर इतनी हाई क्वालिटी के बच्चे फिर एंड में जाके पाकिस्तान की टीम बन सकते हैं। तो आई थिंक वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अंदाज ये बताइएगा क्या प्रेजेंटेशन की भी मार्क्स हैं, क्योंकि आप तीनों तो बहुत अच्छे ओरेटर्स लग रहे हैं। जो आपसे बात करो यूँ नहीं महसूस होता कि आप इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, बल्कि ऐसे महसूस होता है कि आप तो बाकायदा कोई शो भी अपना कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के भी नंबर होते हैं जो आपको सिलेक्ट करके आगे ले जाते हैं? हाँ जी, तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड है उसका 75% मार्किंग तो पेपर बेस्ड होती है, यानी कि जो थ्योरी आपने सीखी या जो आपने लर्न किया उसको आप रिटन एग्जामिनेशन में लिखते हो। लेकिन 25% मार्किंग जो होती है वो बिज़नेस केस के ऊपर होती है, जिसकी एज सच तैयारी आप पहले से नहीं कर सकते। तो ऑन स्पॉट आपको एक केस असाइन होता है और फिर आपकी पूरी टीम के पास 24 घंटे होते हैं कि आप उस केस को पकड़ो और सॉल्व करो। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम या किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, और फिर आपको उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बनानी पड़ती है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके दो रोल्स होते हैं, एक थ्योरी का रोल होता है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं और फिर एक पॉलिसी मेकिंग का रोल होता है जिसको एडवाइज़र कहते हैं। तो ये आपकी एडवाइजरी को भी चेक करते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ओरेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। राइट, थैंक यू सो मच अंदाज जुल्फ़िकार, हमजा मुजफ्फर और अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई टैलेंटेड हमारे स्टूडेंट्स और हमारे साथ शेयर कर रहे थे अपने ये जो इनका ज़बरदस्त जर्नी और ये जो ओलंपियाड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।